भारत ऐसा एयरक्राफ्ट बना रहा है जो कई मुल्कों के पास नहीं। आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, ये तो हमारी ताकत है, पूरी दुनिया जानती है। बॉस, इसलिए मैं कहता हूं कि राष्ट्र गर्व उससे आगे की सोच है। ऐसी भावना का विस्तार जिसमें हिंदुस्तान को गर्व करने का मौका मिलता है। और आज मैं आपको राष्ट्र गर्व में ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपना नाम, पता, उम्र ये सब सामने लाने में दिलचस्पी नहीं रखते। उनको लाइमलाइट नहीं चाहिए, लेकिन इनका मकसद देश को ताकतवर बनाना है और इसके लिए दिन रात जुटे रहते हैं। इसी धुन में मगन रहते हैं कि भारत के पास हर वो हथियार होना चाहिए जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे। और आज ऐसे ही लोगों से राष्ट्र गर्व में आपको मिलवाने जा रहा हूं। ब्रह्मोस मिसाइल, अस्त्र मिसाइल, अर्जुन टैंक, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, वरुणास्त्र टॉर्पीडो, स्वाति रडार, ये हिंदुस्तान के हथियार हैं और सबकी अलग अलग ताकत है। कोई हवा का महारथी है, कोई समंदर में सुनामी लाता है, कोई पहाड़ पर प्रलय लाने का दम भरता है। किसी की रेंज दुश्मन के इलाके में तबाही मचाने की है, कोई बॉर्डर की किलेबंदी करता है, कोई संभावित खतरे को ट्रैक कर लेता है। मतलब सबके अलग अलग टारगेट तय हैं। मगर क्या आपको इनकी कॉमन बात पता है? कॉमन यह है कि ये सब स्वदेशी है, मेक इन इंडिया के तहत बने और इन्हें तैयार करते हैं वो साइंटिस्ट जिन्हें डीआरडीओ एक बैनर के नीचे इकट्ठा करता है। आज राष्ट्रगर्व में देश को फौलादी, बाहुबली और दमदार बनाने वाले इसी डीआरडीओ की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। अपनी पहचान पब्लिक करने के बजाय हथियारों से बात करने वाले डीआरडीओ ने हमें गर्व करने के अनगिनत मौके दिए और इस बार भी ऐसा ही खास लम्हा आया जो नेक्स्ट लेवल का है। आपको तस्वीर दिखाता हूं मिसाइल टेक्नोलॉजी की। दुनिया में भारत का क्रांतिकारी कदम है। जल्दी ही हम ऐसी मिसाइल बनाने जा रहे हैं जो हवा से हवा में मार कर सकेंगी, यानी डीआरडीओ की बनाई गई मिसाइलें एयरक्राफ्ट में फिट होंगी और फिर सामने हेलीकॉप्टर हो, वॉर प्लेन्स हो, मिसाइल्स हो, उन्हें बर्बाद किया जा सकेगा। भारत ने इसके लिए एसएफडीआर तकनीक, जिसे सॉलिड फ्यूल डक्टेटेड रैमजेट कहा जाता है, उसका टेस्ट किया है। और इस तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन जैसे दुनिया के बड़े देशों के पास ही है। जब इस तकनीक से लैस मिसाइल बनेगी तो हमारी सेना और मजबूत होगी और फिर दुश्मन के लिए डेंजर जोन का दायरा और बढ़ा देगी। राफेल में एयर टू एयर स्वदेशी अस्त्र मिसाइल को लगाए जाने की योजना इसी का हिस्सा है। वायुसेना को मजबूत करने के मकसद से बड़ा फैसला लिया गया है। जल्दी ही अस्त्र MK1 और अस्त्र MK2 मिसाइलों के परीक्षण किए जाएंगे और ये कई लेवल पर होंगे। पहले स्टेप के तहत अस्त्र मिसाइल को राफेल एयरक्राफ्ट में फिट किया जाएगा और नॉर्मल उड़ान भरी जाएगी। इसके बाद समझा जाएगा कि राफेल के आधुनिक रडार और सिस्टम के साथ अस्त्र मिसाइल काम कर सकेगी या नहीं। तीसरा स्टेप होगा बैलेंसिंग लेवल का। इसमें जाना जाएगा कि मिसाइल लगाने से राफेल पर कोई असर तो नहीं पड़ रहा। आखिर में राफेल से अस्त्र का लाइव फायरिंग टेस्ट किया जाएगा। अगर सभी तरह के परीक्षण सफल रहे तो राफेल में अस्त्र भी लोड की जा सकेगी। यह डिफेंस सेक्टर में डीआरडीओ की बड़ी जीत होगी। माना जा रहा है कि इसके लिए 2 साल लग सकते हैं। अस्त्र का पहला वर्जन सुखोई 30 MKI और तेजस में हमारी सेना बखूबी इस्तेमाल कर रही है। जरा देखिए कैसे। भारत की ताकत से आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? डिफेंस सेक्टर से जुड़ा शायद ही कोई क्षेत्र होगा जहां डीआरडीओ की मौजूदगी न हो। आपने भारत के मिसाइल कार्यक्रम को दुनिया के सबसे उत्कृष्ट कार्यक्रमों में शामिल किया है। और आपने साबित किया है कि इंडियन इनोवेशन किसी भी मामले में ग्लोबल स्टैंडर्ड से पीछे नहीं है, बल्कि कई क्षेत्रों में उनसे आगे खड़ा है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन्स, टैंक, रडार और हाइड्रोजन बम से लेकर लाइफ जैकेट तक, जब भी मेक इन इंडिया हथियार सामने आता है तो उसमें बड़ा योगदान होता है डीआरडीओ का। 5000 से ज्यादा वैज्ञानिक और 25,000 से ज्यादा टेक्नीशियंस
24 घंटे रिसर्च करते हैं। रिसर्च भी उस लेवल की जिसकी कल्पना आम हिंदुस्तानी नहीं कर सकता। साथियों, आज देश का बेहतरीन साइंटिफिक माइंड डीआरडीओ में है। डीआरडीओ की उपलब्धियां अनंत है। अभी मैंने जो एग्जीबिशन देखी है, जिसमें मौजूदा उपलब्धियों के साथ साथ भविष्य के आपके प्लान्स और प्रोजेक्ट की भी जानकारी है। हिंदुस्तान फ्यूचर वॉरफेयर को रीडिफाइन करना चाहता है और इस टास्क को डीआरडीओ ने बहुत सीरियसली लिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद 45 लैब्स में कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट एमका बनाने की जिम्मेदारी डीआरडीओ की है। देसी S-400 यानी कुशा एयर डिफेंस सिस्टम को डीआरडीओ ही डिजाइन कर रहा है। एआई बेस्ड हथियार और रोबोटिक्स का देसी मॉड्यूल डीआरडीओ भी डेवलप करेगा। खास बात यह है कि डीआरडीओ का फोकस सेना के किसी एक पार्ट को ही मजबूत करना नहीं, बल्कि हर मोर्चे पर कामयाबी दिलाना है। जैसे ब्रह्मोस सिस्टम यूज हुआ, आकाश सिस्टम यूज हुआ, MRSAM सिस्टम यूज हुआ, D4 जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो यूज हुआ, हमारा AWNC Mark 1 सिस्टम यूज हुआ। तो हमारे जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट सिस्टम्स जो डीआरडीओ ने डेवलप किए थे, वो काफी सिस्टम्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। यानी डीआरडीओ ने इस देश को गर्व करने के अनगिनत लम्हे दिए। राष्ट्र गर्व से भरा है, लेकिन अफसोस कि उसके बारे में इस तरह से बात नहीं होती जैसे आज हम आपको राष्ट्र गर्व में बता रहे हैं। देखिए, डीआरडीओ सिर्फ संगठन नहीं है, बल्कि भारत के शौर्य, स्वाभिमान और भविष्य की सुरक्षा का नाम भी है। डीआरडीओ के बदौलत भारतीय सेना की फायर पावर, एयर डिफेंस, एंटी टैंक क्षमता और प्रिसिजन स्ट्राइक में क्रांतिकारी बदलाव आया। यह आत्मनिर्भर भारत का सबसे मजबूत उदाहरण है। हम और आप सेना पर भरोसा करते हैं, उसी तरह सेना डीआरडीओ के बनाए गए हथियारों पर अटूट विश्वास रखती है। आपको डीआरडीओ की बनाई गई मिसाइलों की छोटी सी लिस्ट बताता हूं, फिर कहिएगा कि वाकई ये राष्ट्र गर्व कराने वाला संगठन है या नहीं। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल की लिस्ट अगर देखें तो अग्नि के तौर पर जबरदस्त मिसाइलें मौजूद हैं। अग्नि से लेकर अग्नि 5 का परीक्षण डीआरडीओ कर चुका है। अग्नि 5 की रेंज तो 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। यह पूरे एशिया और यूरोप तक पहुंच सकती है। पृथ्वी मिसाइल को भी डीआरडीओ ने बनाया है। इसके 3 अलग अलग वर्जन तीनों सेनाओं के लिए। पृथ्वी 3 के जरिए 700 किलोमीटर की दूरी जद में आ जाती है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों में प्रहार भी आती है। यह भी डीआरडीओ ने ही डेवलप किया है और इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक। प्रलय मिसाइल के रूप में डीआरडीओ ने ऐसा हथियार बना लिया जो चीन और पाकिस्तान बॉर्डर के हिसाब से परफेक्ट है। इस सेमी बैलिस्टिक मिसाइल की 500 किलोमीटर दूर की क्षमता दुश्मन को खत्म करने की ताकत रखती है। अब क्रूज मिसाइल की लिस्ट देखिए। ब्रह्मोस को तो दुनिया जानती है, इसे डीआरडीओ ने रूस के साथ मिलकर बनाया है। 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली निर्भय मिसाइल डीआरडीओ ने तैयार की है और यह रडार को चकमा देते हुए परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। सतह से हवा में मारने वाली मिसाइलों में आकाश भारत के पास है। इसे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने तैयार किया। एयर टू एयर कैटेगरी में अस्त्र मिसाइल आती है, यह डीआरडीओ की देन है। चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान तेजस भी डीआरडीओ की एजेंसी एडीए ने डिजाइन किया है। प्रधानमंत्री मोदी इस विमान से उड़ान भर रहे थे तो एचएएल के साथ साथ डीआरडीओ के योगदान को भी वो सराह रहे थे। अब तेजस का मार्क 2 वर्जन भी तैयार है। इसमें डीआरडीओ की एजेंसी एडीए खास तरह के रेडोम तैयार कर रही है। यह रेडोम विमान के नाक पर लगा वो हिस्सा होता है जिसके पीछे रडार छिप जाता है। इसी रेडोम की बदौलत दुश्मन के रडार को चकमा दिया जा सकता है। स्वदेशी टैंक से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक, अगर मैं इन सब की लिस्ट गिनाने बैठूंगा तो आप कहेंगे कि बस करो भाई। लेकिन डीआरडीओ का काम ही ऐसा है कि उसकी लिस्ट खत्म नहीं होती और देश के लिए गर्व करने के इतने अनगिनत पल लाता है। एक और रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि डीआरडीओ ने इस देश के लिए क्या किया है। देश का पहला परमाणु बम स्माइलिंग बुद्धा डीआरडीओ ने
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर बनाया। डीआरडीओ की एक लैब ने इम्प्लोजन लेंस असेंबल किए, जो कि परमाणु विस्फोट के लिए जरूरी हाई एक्सप्लोसिव सिस्टम थे। दूसरी लैब ने डेटोनेशन सिस्टम तैयार किया। कई डीआरडीओ वैज्ञानिक स्माइलिंग बुद्धा के परीक्षण के दौरान 24 घंटे एक्टिव थे। पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो दुनिया ने हिंदुस्तान की परमाणु पावर देखी। भारत को गर्व के इन लम्हों तक पहुंचाने के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने खासी मेहनत की थी। डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की जासूसी से बचने के लिए खुद को सेना की वर्दी में रखा और छद्म नाम इस्तेमाल किए। भूमिगत टेस्ट करना था, जमीन के नीचे करना था, उसके लिए बहुत गहरी शेफ्ट तैयार करनी थी। कैसे डिजाइन होगा उन शेफ्ट का, कितनी हमें सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, और उसमें उन डिवाइस को जो है कैसे बनाया जाएगा, दोनों तरह से, एक्सप्लोजन के लिए भी और एक हथियार के रूप में भी। तो वो सब काम डीआरडीओ के अलग अलग लेबोरेटरीज में इसके अलग अलग काम किए गए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान धुआं हुआ तो हिंदुस्तानी सेना का कमाल दिखा। हालांकि दुश्मनों को बर्बाद करने के पीछे डीआरडीओ ने भी अथक परिश्रम की है। डीआरडीओ के बनाए गए कई हथियार ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट थे। ऑपरेशन सिंदूर डीआरडीओ की सेल्फ रिलायंस का बड़ा उदाहरण माना गया, जहां देसी तकनीक ने पाकिस्तानी हमलों को रोका। भारत के शौर्य और पराक्रम की ये तो थी ही परीक्षा, लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी की भी परीक्षा थी, और उसमें आप पास कर गए। ऑपरेशन सिंदूर ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि हमारे स्वदेशी सिस्टम्स भारत की ऑपरेशनल रेडीनेस को मजबूत कर रहे हैं, और यह सब डीआरडीओ के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्निकल टीम्स की कलेक्टिव एफर्ट का ही यह परिणाम है। बीते कुछ सालों से डीआरडीओ ने जबरदस्त कायाकल्प किया है। साल 2014 के बाद से जितने नए अनुसंधान हुए, डीआरडीओ ने निराश नहीं किया। डीआरडीओ ने बीते 10 सालों में 150 से ज्यादा स्वदेशी रक्षा प्रणालियों का निर्माण किया है। फिलहाल 55 परियोजनाएं मिशन मोड में चलाई जा रही हैं। हाल ही में डीआरडीओ के कई सिस्टम फिलीपींस, वियतनाम और अफ्रीकी देशों में भेजे गए। आज के दौर में अमेरिका, रूस, चीन भी भारत के देसी हथियारों के मुरीद हो गए हैं। डीआरडीओ की कोशिश है कि मिसाइल की दुनिया में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने। डीआरडीओ अब किसी पहचान का मोहताज नहीं, इसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट तक सीमित रखा जाए ऐसा भी नहीं। डीआरडीओ का फोकस किसी प्रोजेक्ट के फुल साइकिल पर रहता है, जिसमें डिजाइन भी है, प्रोटोटाइप, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट भी है। स्वदेशी तकनीक विकसित करके डीआरडीओ ने पिछले 5 सालों में 2,64,156 करोड़ की भारी बचत की है। अब इस पैसे के जरिए नए नए लैब्स खोले जाएंगे और फिर वहां दुश्मनों की मौत का सामान तैयार किया जाएगा। आपको शायद यह बात पता होगी कि डीआरडीओ में जो वैज्ञानिक होते हैं उनमें से ज्यादातर टॉप शैक्षणिक संस्थानों से नहीं आते। इनकी इंजीनियरिंग या फिर साइंस की पढ़ाई ऐसे कॉलेज में होती है जो सामान्य है। मगर डीआरडीओ में सिलेक्शन के बाद जिस लेवल का दिमाग ये लगाते हैं वो इन्हें खास बनाता है। धीरे धीरे डीआरडीओ का क्रेज बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए 5 लैबोरेटरी ऐसी बनाई गई हैं जिनमें 35 साल से कम उम्र के इंजीनियर काम करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पूरी दुनिया जानती है। कलाम और डीआरडीओ एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। डॉक्टर कलाम ने पहली बार जब डीआरडीओ में नौकरी की तो एक छोटा हॉवरक्राफ्ट डिजाइन किया था। इसके बाद प्रोजेक्ट डेविल को लीड किया और यह कलाम के शुरुआती प्रयास थे, मगर इससे विदेशी निर्भरता कम करने की नींव रख दी। 1982 में डॉक्टर कलाम ने फिर से डीआरडीओ ज्वाइन किया। इस बार इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगुवाई की। कलाम के साथ इस टीम में 60 से 70 वैज्ञानिक थे। कलाम ने इस दौरान मिसाइल की दुनिया में क्रांति ला दी। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग, ये जितनी भी मिसाइलें हैं ये सब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मेहनत का भी नतीजा है। इस सीरीज की जितनी भी मिसाइलें बनाई जा रही हैं वो कलाम को ही समर्पित की गई। अभी भारत ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिघाट से लॉन्च किया गया। K4 का दायरा 3500 किलोमीटर का है। K4 के बारे में कहा जाता है कि 2 टन का न्यूक्लियर वॉरहेड इसके जरिए लोड किया जा सकता है।
डीआरडीओ की पहचान मिसाइलों में लाई गई क्रांति से। एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें हिंदुस्तान को डीआरडीओ ने दिलाई। हालांकि इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जिसे डीआरडीओ की उपलब्धि माना जाता है, और यह है ह्यूमन एंगर। जब पूरी दुनिया कोविड-19 से परेशान थी, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, तब डीआरडीओ वैज्ञानिकों ने ऐसी पीपीई किट तैयार की जिसने न सिर्फ डॉक्टरों को बचाने में मदद की, बल्कि उसके जरिए मरीजों का इलाज भी किया गया। कोविड से लड़ने के लिए डीआरडीओ ने एक दवा भी तैयार की थी जिसे नाम दिया गया 2DG। इस मेडिसिन की बदौलत अस्पताल में भर्ती मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम किया गया था। एक समय तो प्रारंभ का जो समय था, जब कोविड का यह दौर आया था, तो लोग बहुत घबराए हुए से थे। डॉक्टर से, हम लोगों से बातचीत में कहते थे, साहब हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, हमारे यहाँ सैनिटाइजर्स इतने नहीं मिलेंगे, इतना मास्क बहुत समय लगेगा, लंबा समय लगेगा। लेकिन डीआरडीओ ने वेंटिलेटर्स बनाने में मास्क, पीपीई किट्स, यह सब सारा और सैनिटाइजर्स वगैरह जो काम किया है, उसकी जितने भी सराहना की जाए वो कम है। मैं बधाई देना चाहता हूं डीआरडीओ को। पोलियो से पीड़ित बच्चों के लिए भी डीआरडीओ एक नई उम्मीद बना है। डीआरडीओ के बनाए गए कैपिलर अब तक 50,000 से ज्यादा पोलियो ग्रसित बच्चों को लंबी छलांग लगाने में मदद कर चुके हैं। ये कैलिपर 300 ग्राम से लेकर 400 ग्राम के होते हैं। इनकी कीमत भी पहले के मुकाबले कम होती है। इन कृत्रिम पैरों में उस तकनीक का इस्तेमाल किया गया जो मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाली लाइट वेट कंपोजिट मटेरियल्स कहलाती हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 90 के दशक में पोलियो से पीड़ित कुछ बच्चों को भारी भरकम कैलिपर पहने देखा था। दर्द से कराहते हुए बच्चों को देखकर उनका दिल पिघला और फिर जो करिश्मा हुआ, आज उसे हर कोई सलाम करता है। भारत का पहला स्वदेशी कोरोनरी स्टेंट डीआरडीओ ने ही विकसित किया है। यह विदेशी स्टेंटों की तुलना में किफायती और प्रभावी साबित हुआ है। अब तक 30 से ज्यादा देशों में 30 लाख से ज्यादा इम्प्लांट्स किए जा चुके हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को तो निकट से हम लोगों ने देखा है और बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, और यानी सचमुच में उनका वो पैशन था। उनको किसी ने पूछा था एक बार कि आप क्या चाहेंगे, लोग आपको कैसे याद रखें? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा कि लोग मुझे अगर याद रखना है तो टीचर के रूप में याद रखें। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के दूसरे ही दिन वे चेन्नई चले गए और चेन्नई में जाकर के क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, और जीवन के अंतकाल में भी विद्यार्थियों के साथ अपने विचारों का विमर्श करते करते ही उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। हाई ऑल्टीट्यूड में सांस की समस्या कैसे दूर की जाए, इस पर डीआरडीओ लगातार रिसर्च कर रहा है। किन हालात में किस तरह का खाना खाया जाए और बर्फीले इलाकों में मौसम के हिसाब से कौन सी ड्रेस पहनकर लंबे वक्त तक सरवाइव किया जाए, ये भी डीआरडीओ की रिसर्च का पार्ट है। जिन इलाकों में साइक्लोन, भूकंप और बाढ़ तबाही मचाते हैं, डीआरडीओ वहां भी इनडायरेक्ट रूप से अपनी भूमिका निभाता है। डीआरडीओ पर गर्व करने की कई वजह हैं, जो मैंने आपको गिनाई भी, लेकिन यह सफर इतना आसान भी नहीं रहा। एक वक्त ऐसा भी था जब डीआरडीओ को शक की नजरों से देखा जाने लगा था। एक तो वैज्ञानिकों की भारी कमी थी, और फिर तय वक्त पर हथियार की डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। सीएजी की रिपोर्ट भी डीआरडीओ को लेकर आई, जिसमें कहा गया कि 2014 से 19 के बीच डीआरडीओ ने 58% निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं किया। मगर अब आज का समय, डीआरडीओ की बदौलत भारत दुनिया की टॉप डिफेंस कंट्रीज में से एक है। 1958 में स्थापित किए गए डीआरडीओ की जब इसरो से तुलना होती है तो यही कहा जाता है कि इसरो ने बहुत ऊंची छलांग लगा दी, जबकि डीआरडीओ इस लिहाज से पिछड़ गया। लेकिन कई बार रियलिटी सामने नहीं आ पाती। हकीकत यह है कि अब्दुल कलाम ने जब डीआरडीओ छोड़ा, उसके बाद से डीआरडीओ पर खास ध्यान नहीं दिया गया। 2014 से पहले डीआरडीओ में ना सुधारवादी कदम उठाए गए बहुत ज्यादा, और ना ही प्रोजेक्ट टाइम पर फाइनल करने की डेडलाइन थी। इसके बाद मोदी ने संकल्प लिया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए डीआरडीओ को बदलना जरूरी है। और फिर अब आज की तस्वीर देखिए, अमेरिका, रूस, चीन में पढ़ाई करने वाले लोग भी डीआरडीओ से जुड़ना चाहते हैं। डीआरडीओ के सामने चैलेंज बहुत सारे हैं, मगर टैलेंट भी कम नहीं है बॉस। यही टैलेंट हिंदुस्तान को ऐसे दौर में लाया है जो मिसाइल